अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समीर रहीम। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं साबिर शाकिर और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी। अब एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। मुस्तकबिल में ड्रोन हमले ताल्लुकात खराब करेंगे, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। आर्मी चीफ का अमरीकी सफीर को दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान में मशकूक अफराद के शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए सियासतदान दबाव डालते हैं। नादरा के डीजी का खत। मुशीर खजाना बलूचिस्तान खालिद नांगू गिरफ्तार। पंजाब में एहतसाब शुरू ना हो सका। मजबूत खारजा हिकमत अमली और दाखिला पॉलिसी की राह में रुकावट वो सियासतदान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट नजरिया पाकिस्तान की मुखालिफ करार दे चुकी। साबिर, आज बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई आर्मी चीफ की अमरीकी सफ़ीर के साथ, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो बयान है वो ख्वाजा आसिफ का है, अगरचे 5 दिन के बाद आया और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तालिबान लीडर की जो हलाकत है उस पर वो उन्होंने इजहार अफसोस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र किया है। लेकिन आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे थे कि कल जो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो कहा कि अभी तो हम ये आइडेंटिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो तालिबान लीडर कहकर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कह दी है वो तो उन्होंने एडमिट कर लिया है कि वो मुल्ला मंसूर ही थे। बिल्कुल, आज ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो आपने सही कहा है कि 5 दिन बाद बोले हैं। मेरा ख्याल है वो कंफर्मेशन कर रहे होंगे अमेरिका से या बरतानिया से, किसी भी जगह से, ताकि उनको पता चले अगर वो पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों से और वजारत दाखिला से इन टच होते तो फिर ये बयान ना देते, क्योंकि चौधरी निसार अली खान और हमारे मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इस बात को अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी तक DNA टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पासपोर्ट का मुहिम्मा हल नहीं हुआ कि पासपोर्ट कैसे। कल आप बता रहे थे कि वो गर्दन भी नहीं है, गर्दन सर भी नहीं है उस बॉडी का, उसका तो अगर DNA टेस्ट ना हो, बॉडी का सर नहीं है, तो कौन सी एजेंसी ने ख्वाजा आसिफ साहब को बताया कि वो तालिबान लीडर हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने जॉन कैरी का स्टेटमेंट सुना होगा, प्रेसिडेंट ओबामा का सुना होगा या फिर स्टेट डिपार्टमेंट का। मतलब है जो अमरीकी को फॉलो करते हैं अमरीकी महकमा खारजा का, क्योंकि अभी तक तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये बात नहीं कही, अभी कंफर्म नहीं किया, इज़ बीइंग वेरीफाइड उन्होंने कहा था। दूसरा, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान बहुत इन डिटेल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो कि भट्टी साहब की तबीयत पर नागवार गुजरी। उसके बाद आर्मी चीफ ने भी आज सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक को उन्होंने तनकीद आर्मी चीफ को ये बताया कि अगर मुस्तकबिल में आप करेंगे तो इससे ताल्लुकात बहुत खराब। अमेरिकी सफीर को जो बुलाया उसमें भी ड्रोन स्ट्राइक वायलेशन जो कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की उस पे था। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं, अब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आजकल, तो भट्टी साहब से पूछें जरा। भट्टी साहब, ये कौन सी एजेंसी ने कहा होगा ख्वाजा आसिफ को कि ये आप ये तालिबान लीडर ही हैं, क्योंकि ना DNA टेस्ट हुआ, ना अभी कहीं से कोई वेरिफिकेशन आई? क्या किसको फॉलो कर रहे हैं वो? किस मुल्क के वजीर दिफा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब गुजारिश ये है, अगर माजी में हकायक देखें तो वो पाकिस्तान के वजीर दफा तो कभी भी नज़र नहीं आए। हाँ, मुस्लिम मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्पोक्समैन ज़रूर नज़र आए हैं। जैसे अभी साबर कह रहा था कि वजीर दाखिला खुद फरमाते हैं कि अभी उन तक रिपोर्ट नहीं आई। इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक भी इस जो बज़ाहिर उन्हें कहा गया ड्रोन हमला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और जिस चीज़ को अकल तस्लीम ना करे उसमें आर्गूमेंट की गुंजाइश होती है। गुजारिश ये है कि अमेरिका या इंडिया जो चाहता है, मेरी समझ नहीं आती उनकी ख्वाहिशात के ताबे हमारे हुक्मरान क्यों हो जाते हैं। वो बात करते हुए ये क्यों नहीं भूलते कि पाकिस्तान ने उनको जो इज्जत मौजूदा मिली है पाकिस्तान की वजह से मिली है। लेकिन जब आप गैर मुल्की एजेंडा आपके दिल में हो, आपके जहन में हो, आप अपने अदारों के बारे में कुछ क्लियर ना हो, तो फिर यकीनी बात है आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए कभी कभार वो बात कर जाते हैं जो कि आपके मुल्की मफाद में भी नहीं होती। मेरा ख्याल है हमारे सियासतदान समेत हमको वो करनी चाहिए जिसमें नेशनल इंसल्ट
नहीं होनी चाहिए, नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखना आसिफ को। चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा साहब, नेशनल इंटरेस्ट इनकी प्रायोरिटी नहीं है ना, इनकी प्रायोरिटी है हुक्मरान अवाम को गुलाम बनाना। नेशनल इंटरेस्ट उसकी प्रायोरिटी होती है समी साहब जो खिदमत के जज्बे से आए, जो मोहब्बत के जज्बे से आए। मैंने हमेशा ही कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी साजिशों से ज्यादा खतरा है बनिस्बत बैरूनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जो आर्मी चीफ से जो अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात हुई, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया और जो कल फॉरेन ऑफिस ने भी वो भेजा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जो लैंग्वेज है वो फॉरेन ऑफिस की ज़रा नरम है, शायद डिप्लोमेटिक थी, लेकिन जो आर्मी चीफ के हवाले से जो आई प्रेस रिलीज, उसमें तो बड़ा क्लियरली उन्होंने उसको डेट्रीमेंटल और बड़ा वो क्लियर करार दिया कि ये ख़राब करेगा ताल्लुकात। एक तो होता है सिविल साइड से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही होती है। लेकिन एक बात बता दूं कि जो आर्मी चीफ ने आज अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू की है, वो बहुत ही नरम प्रेस रिलीज़ आया है। उसमें जो इनफैक्ट जो अंदर खाने गुफ्तगू हुई है, उसमें उनको बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया था कि आप फैसला कर लें कि आप यहाँ चाहते क्या हैं, पाकिस्तान आपका अलाय है नहीं है, अफ़गानिस्तान में आपका क्या प्रोग्राम है। आप एक तरफ इंडिया, ईरान और वो पूरी एक नया ब्लॉक पाकिस्तान को ऐसे लग रहा है जैसे घेर रहे हैं, तो एक तरफ आप अफ़गान पीस प्रोसेस का कहते हैं, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं। जब ये सारा कुछ सिलसिला शुरू किया गया तो उसके बाद आपने ये हरकत की है, तो वो तो एक वाज़ेह मैसेज दिया गया। और एक और बात बता दूं कि ये 2-3 दिन से जो एक ख़बर मैं शेयर कर रहा हूं कि नया अफ़गान तालिबान ने अपना नया अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह को मुकर्रर किया है। तो इसमें भी कोशिश ये थी अमेरिकन्स की और दूसरी जो लॉबी है, जो अफ़गान तालिबान के अंदर भी जो ग्रुप मौजूद हैं, इस हलाकत के बाद अफ़गान तालिबान ने अपने अंदर भी जो मुखबर हैं उनकी तलाश भी शुरू कर दी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके यहाँ भी है जो इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। तो अमेरिकी ख्वाहिश ये थी कि हक्कानी ग्रुप के को किसी को सरबराह बनाया जाए अफ़गान तालिबान का, ताकि वो भी मलाइन कर सके पाकिस्तान, मलाइन कर सकें। और दूसरा ये कि जो ही वो मंजर आम पे आएँ और उनको भी हिट करें। लेकिन और दूसरी प्रायोरिटी मुल्ला याकूब की थी, लेकिन अफ़गान तालिबान ने ये दोनों कोशिशें जो हैं वो अभी तक कामयाब नहीं होने दी और उन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह को बना दिया है। लेकिन मैं एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खबर मिली, मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो मंजर आम पे भी नहीं आएंगे और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो कोई और देखे। अच्छा, ये बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो ज़ाहिर है अमेरिकन ने और मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उन्होंने इनफिल्ट्रेट तो कर लिया है, तालिबान के ग्रुप्स में भी हैं वो सब कुछ हैं, तो वो उन्होंने कोशिश जो यही उनकी थी कि इनकी मुल्ला हैबतुल्लाह की जगह हकानी नेटवर्क का कोई बंदा आ जाए ताकि पाकिस्तान पे डायरेक्टली वो इसको मलाइन कर सकें और पाकिस्तान पर तनकीद कर सकें। और शायद यही वजह थी कि उनको मारने के लिए पाकिस्तान का इलाका जो है वो चुना गया। मैं एक अगले मौजू पर जाने से पहले ये, क्योंकि इसमें आईडी का और सारा ये पता चल रहा है कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो डीसी साहब तहसीलदार पकड़ा गया और जो डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने तस्दीक की उनसे FIA ने सवाल मांगे। लेकिन आज साबिर जो DG नादरा बलूचिस्तान है, उन्होंने ख़त लिखा है कि जो सियासी जमातें हैं जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जिक्र किया उन्होंने, जो महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी है, कि वो हम पे प्रेशर डालते हैं कि लोगों के शनाख्ती कार्ड, मशकूक अफराद के शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, और उसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की है। ये तो इससे तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स, और मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा, फिर अगली इस पर इसी से जुड़ी हुई कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, जो बात है DG नादरा ने, मैं ये एक बात तो उनसे पूछूंगा कि अब क्यों ख्याल आया जब वली मोहम्मद का मामला, मुल्ला मंसूर की हलाकत का मामला मंजर आम पे आया, जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, जब तहसीलदार गिरफ्तार हो गया, तो DG नादरा का मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अब हकीकत सामने ले आए। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये सच उनको बहुत पहले बोलना चाहिए था। जहाँ तक है पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी सियासी जमातों के MNAs MPA जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये तो पूरे मुल्क में उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट बनवाए जाएं, और वो वोट बनवाते हैं। ये कराची में भी होता है, ये सिंध में भी होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन KP के और जो बलूचिस्तान, ये ख़ास तौर पे सेंसिटिव इसलिए हैं कि यहाँ पे गैर मुल्की बहुत हैं। अफ़गानों की सूरत में
उज़्बेक, ताजिक, ये लोग जो हैं इनकी सूरत में गैर मुल्की मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। तो सियासतदान जो हैं वो तो छोटे फ़ायदे के लिए, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है वो तो अपना वोट बैंक। अच्छा, ये आप इसे छोटा फ़ायदा कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से अब उस इंफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहता हूँ जो शायद जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके पास उसका इल्म नहीं है। ये जो सियासतदान है, ये अगर आप ये कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे मफादात के लिए काम करते हैं, नहीं, एक हर शख्स की एक हिस्ट्री है और उसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जिन सियासतदानों को माजी में जिन पर ये इल्ज़ामात लगते रहे कि वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, रशिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनकी निशानदेही होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1975 में नैप, नेशनल अवामी पार्टी, उसकी जो क़यादत है तकरीबन 80 लोग थे, उनको ये करार दिया था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मसरूफ़ हैं कार्रवाइयों में और एंटाई स्टेट कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वली खान साहब पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने 20 मिलियन रुपीज़ भारत से लिए हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 के आइन के खालिक थे, वो कोई डिक्टेटर नहीं थे। उन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया था नेशनल अवामी पार्टी के हवाले से, और ये उसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन थी वो आई थी अकबर बुगटी साहब ने तकरीर की थी एक मोची गेट लाहौर में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ लंदन में एक प्लान शेयर किया गया जिसमें बलूचिस्तान को अलहदा किया जाएगा, ग्रेटर बलूचिस्तान की बात की जा रही है, और उस वक्त जो सरहद था उसको भी अलहदा किया जाएगा उसकी बुनियाद पर। और यह भी उन्होंने बताया था कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो बगदाद में होगा, जिस पर इराकी एम्बेसी से भी कुछ कागज मिले। और 10 फरवरी 1975 को उन्होंने ये तोड़ दिया, नेशनल अवामी पार्टी को पाबंदी लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुकूमत का कि जो नेशनल अवामी पार्टी है वो पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके खिलाफ काम कर रही थी और नज़रिया पाकिस्तान पर बिलीव नहीं करती। और ये मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें नवाए वक्त का इदारिया है, उस वक्त के जंग का इदारिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा, सपोर्ट किया। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक 6 रुकनी बेंच था, जस्टिस हमीदुर रहमान जिसके हेड थे, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पे भी रिपोर्ट बनाई थी। मुत्तफिका फैसला था। अब इसमें हुआ क्या बाद में, ये इस जमात को कालादम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर उसके साथ मार्शल लग गया। अब ज़ियाउल हक साहब को ज़रूरत थी तो वो जेल चले गए वली खान साहब को, क्योंकि वली खान साहब ने ये कहा था कि कब्र एक है बंदे दो हैं, या भुट्टो उसमें जाएगा या ज़ियाउल हक जाएगा। इन्होंने क्योंकि उस वक्त सपोर्ट किया माशाल्लाह को, तो उन्होंने जो गद्दारी का मुकदमा था इनके खिलाफ, इस ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब जायज़ करार दे दिया गवर्नमेंट का फैसला, तो वो ट्रिब्यूनल जो था तोड़ दिया और वो गद्दारी का मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन जो कलअदम हुई थी नैब, वो अभी तक मौजूद है, फैसला वैसे ही मौजूद है, अभी तक इसको किसी ने ना रिविजिट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये जो सियासतदान हैं बहुत सारे, महमूद खान अचकज़ई उनके साथी हैं, जिनकी डीजे नादरा ने जिसकी तरफ ये इशारा किया कि वो, तो मैंने ये सारी कहानी इसलिए सुनाई है कि बुनियादी तौर पर मजबूत खारजा पॉलिसी ना होने की वजह और एक मजबूत दाखिला पॉलिसी ना होने की वजह ये लोग हैं जिन्होंने कभी नजरिया पाकिस्तान पर बिलीव ही नहीं किया था। और नवाए वक्त ने तो लिखा है अपने दायरे में कि कभी जदीदियत, कभी 5 कौमियतें, कभी सोशलिज्म, कभी कम्युनिज्म, और मुख्तलिफ हीलों बहानों से ये नजरिया पाकिस्तान को मानने से इनकारी हैं। अब एक सवाल है कि अगर जो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि बहुत सारी तंजीमें हैं कालादम, जैसे जैश ए मोहम्मद, जैसे वो हाफिज सईद साहब हैं कि जी उनको, वो तो कालादम हो गई थी जमात और अब उन्होंने दूसरे नाम से जमात बना लिया और वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो आज मेरा सवाल है आपसे, बड़े अदब से ये सवाल करता हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग खफा होंगे कि जनाब वो जो सियासतदान कालादम हो गए थे, जिनमें आपको पता है उसमें नजम सेठी साहब भी थे, उसमें गौस बख्श बजंजो साहब थे जो हासिल बजंजो साहब के वालिद हैं, उसमें ताउल्ला मैंगल साहब थे। इन सब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि यह जमात जो है, और एक और बात आपको बता दूं, इसी जमात की हमायत से मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, जो उस वक्त सूबा सरहद था, उसमें वो हुकूमत चला रहे थे। इतने शदीद उन पर, अगरचे उनकी जमात पर इल्जाम नहीं था, लेकिन उनकी हमायत से ये सब एक दूसरे के साथ थे। तो आज मैं कल असफंदियार वली साहब का वो सुन रहा था इंटरव्यू जो वो दे रहे थे, जिसमें वो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे सियासी निज़ाम की, जमहूरियत की। तो मैं जो माजी में देख रहा था कि किस तरीके से इस जमात ने क्या काम किया, तो एक बात मेरी समझ में आई
आप इस पर अगर कमेंट करना चाहें तो जब तक वो कालेदम सियासतदान पाकिस्तान में सियासत करते रहेंगे मुख्तलिफ नामों से, मेरा नहीं ख्याल कि आप मजबूत खारजा पॉलिसी या मजबूत दाखिला पॉलिसी की बात कर सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक, भट्टी साहब तरफ भी आता हूं इसके बाद, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की। क्यों नहीं है हमारे पास एक मजबूत खारजा पॉलिसी, क्यों नहीं है मजबूत दाखिला पॉलिसी। मैंने खुद कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला जो आज तक वैलिड है, जिसके मुताबिक नज़रिया पाकिस्तान को ख़त्म करने वाले बहुत सारे लोग अभी मुख्तलिफ नामों से सियासत कर रहे हैं। भट्टी साहब, आप उस दिन बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ देख रहा था तो मुझे तो जो ANP की क़यादत है ये भी ज़ियाउल हक की बड़ी बेनिफिशरी नज़र आई, क्योंकि हैदराबाद ट्रिब्यूनल को तोड़ा, गद्दारी का मुकदमा जो था वो वापस लिया। अगरचे ये नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वैसे ही है, क्या कहेंगे आप? समी साहब, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती है पाकिस्तान में, जो आइन बनाया गया ना वो बनाया गया था पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लोगों की नाइंसाफियाँ रोकने के लिए। लेकिन जो अगर आपने अभी 2-4 रेफरेंस दिए, अगर माजी के झरोकों में झांके तो लातदाद स्याह चेहरे नजर आएंगे जो एंटी पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान की मुखालफत के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाते रहे। लेकिन इसी आइन जो 73 का है, आज तक किसी मुल्क दुश्मन को सजा नहीं हुई। और दूसरी बात आप जो फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब थे, अगर असवद यारवली साहब की फैमिली के बारे में थ्रू आउट थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े आप तो आपको बहुत सारे हकायक आ जाएंगे। और अब वो स्टेज आ गई है एक अरसे बाद जो एंटी पाकिस्तान किसी ना किसी रूप में रहे। आप जरा थोड़ा सा मौजूदा सियासी सिनेरियो में जरा देखें तो वो सब एक पेज पे आ चुकी हैं। ठीक है, वो सब एक पेज पे आ चुकी हैं। और इन दिनों आपने देखा होगा जो कल परसों बलोचिस्तान में भी हुआ, अटैक किसने करवाया, कैसे हुआ, क्या हुआ। कभी आप अमेरिका की तरफ चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान 1947 में जिस मकसद के लिए बनाया था, हमारे चंद सियासतदान या जो इक़्तिदार में रहे हैं उन्होंने उस मकसद को फरामोश कर दिया और इसकी तबाही के दहाने पर ले आए। ठीक है, अगर अब भी कोई एक ऐसा सिस्टम ना बना जिसमें मुल्क दुश्मनों के लिए सजाएं ना हुई और मुहिब्बे वतन को ना ओबलाइज किया गया, तो मैं कह रहा हूं मुझे पाकिस्तान की सलामती के लिए कुछ लोग बगैर नाम लिए खतरा महसूस हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ये समझ दे कि पाकिस्तानी ने उनको मुकाम दिया, ये इज्जत वकार उनकी वजह से है। अगर मैं इधर रह के भारत का वेल विशर हूँ, अगर मैं इधर रह के अमेरिकन पॉलिसियों का वेल विशर हूँ, तो फिर पाकिस्तान छोड़ के उस मुल्क की जाके ले लूँ नेशनलिटी। मुल्क माँ होता है जो माँ के लिए बेहतर सोच नहीं सकता, ठीक है, तो वो किसी के लिए क्या सोचेगा। बिल्कुल साहब, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, मैं भुट्टो साहब की वो स्पीच जिसमें उन्होंने ये कहा कि गद्दारों से गुफ्तगू का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उन्होंने ये कहा कि ये कौन है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो मुझे ये कह रही है कि मैं नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत से बात करूं। गोया वहां से ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आप इनके साथ बात करें, और उन्होंने बिल्कुल वो मैंने वो सारी अखबारें देखी हैं, सारी वो आपको क्लिपिंग्स भी दिखाई हैं, दो टोक अंदाज में ये बात थी कि ये नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। और फिर जंग और नवाए वक्त दोनों के इदारिये हैं, और नवाए वक्त तो निज़ामी साहब तो खास तौर पर मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब की भी बात सुनता हूँ, वो शामी साहब के तो उस्तादों में से हैं। अब शामी साहब के उस्ताद ये कह रहे हैं, इस पर आप क्या आपकी राय? अच्छा, उसमें एक बात तो जहन में रखें कि जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है या सोच है वो चेंज होती रहती है। उस वक्त अगर कोई सियासी जमात या सियासी कायदीन एक राय रखते थे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। उसके बाद मरहूम वली ख़ान साहब भी नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने भी सरगर्म किरदार अदा किया। अब उनके बेटे असफंद यार वली ख़ान हैं, वो भी कौमी सियासत में, कौमी धारे में सियासत कर रहे हैं। बहुत अरसे से ऐसी कोई चीज़ उनकी तरफ से या उनकी जमात की तरफ से एज ए पार्टी नहीं आई जिसको हम ये कह सकें कि वो बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल साहब की जो कौमी असेंबली में तकरीर थी उसके बारे में आप क्या? मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। अचकज़ई साहब की जो तकरीर थी, उनका एक फ़लसफ़ा है
वो उस पर कायम है। क्या लेकिन फलसफा है? मैं उसी फलसफे की तुम्हें बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि यही फलसफे अभी तक ज़हनों में ताज़ा हैं उनके। मैं वही बताता हूँ कि अचक रईस साहब का है कि जनाब यहाँ पे सिविलियन हुक्मरानी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सिविलियन हुक्मरानी के नाम पर इंडिया की हेजमनी चाहते हैं वो, लेकिन सिविल हुक्मरानी के नाम लेकिन अचक रईस साहब जो रखते हैं बलूचिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के बारे में अप्रोच और इंडिया के बारे में अप्रोच, वो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि वो काबिल एतराज़ भी है और उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा सकता है, उस पर डिस्कशन भी की जा सकती है। सर मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, आपकी तरफ आता हूँ बाद में। जी भट्टी साहब 1 मिनट। जी जी। नहीं साबर साहब बातों को बिल्कुल अपनी तरफ ले जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात के ताबे करना चाहते हैं। गुजारिश ये है भट्टी साहब 1 मिनट, सिस्टम चलना चाहिए, साबर साहब की ख्वाहिशात चलना चाहिए, मेरी भी और आपकी भी है 20 करोड़, लेकिन उसका ये मतलब है कि आप मुल्क दुश्मनी पे उतर आए। नहीं भट्टी साहब यार, मुल्क से भट्टी साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुन लेना। एलिगेशन नहीं है, नहीं इस तरह नहीं, एक 75 का एक्शन था, उसके बाद आप देखें, उसके बाद अकबर बुख्ती साहब ने उस वक्त आके बताया था ना जी, तो फिर बताए ना अल्ताफ साहब पे ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि वो राह का एजेंट है, तो ये भी तो बताया। फिर अल्ताफ साहब को भी क्लियर करें के साथ हमने क्या किया। नहीं, अल्ताफ साहब को क्लियर कर दे, उस पे भी राह का भट्टी साहब जो इस वक्त कमाल है, मैं हैरान हूं जो इस वक्त सियासतदान चाहते हैं लेकिन साथ मुल्क दुश्मनी भी करनी है। कहाँ लिखा है कि जमहूरियत में मुल्क दुश्मनों के साथ दोस्तियां बढ़ाओ, अपने वतन की सलामती और उसके साहब मैं कौन सा यहाँ पे वतन की इज्जत नीलाम कर रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे तो फिर ही आगे बात करूंगा ना। भाई आप करते तो मैं करने भी ना देता। ये इज्जत नीलाम वतन इतना सस्ता नहीं है, ये बड़ी कुर्बानियों से आया है। ये चंद मगरमच्छ जो राह के एजेंट है या अफगानिस्तान के स्पोक्समैन है, उनकी कुर्बानियों से नहीं आया। ये हमारे और आपके बड़ों ने, लाखों लोगों ने शहादतें ली हैं। ये वतन किसी एक शख्स की मलकियत नहीं है। जमहूरियत चाहिए, लेकिन जमहूरियत में मुल्क दुश्मनी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम सब पहले पाकिस्तानी है, बाद में जर्नलिस्ट है। अच्छा मैं बात कर लूं? जी प्लीज। जी भट्टी साहब अपना इजाजत है, हुक्म आपका, हुक्म चलेगा। मैंने लगता है तुसी दोनों ने आपका हुक्म चलेगा भाईजान। अच्छा उसमें देखें, आप 1975-74 की बात कर रहे हैं, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी, महमूद खान अचकज़ई की भी पार्टी, वो आईने पाकिस्तान को भी तस्लीम करते हैं, वो कौमी सियासत में हिस्सा भी ले रहे हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, आईने पाकिस्तान के तहत सब कुछ कर रहे हैं। पहले भी लड़ते थे, मैं बताता हूँ। नहीं 70 का इलेक्शन भी लड़ा था, उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी थी वो जो आज केपी किया, उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी था। उसके बाद मैंने अभी तक कम से कम अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, उसकी क़यादत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी कि आप उसको ये कहें कि ये बहुत एक्सट्रीम पे चले गए। उस वक्त जो जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस वक्त पूरी दुनिया, आप भी अच्छे खासे उस दौर के सुर्खे हैं, एक राइट विंग था, एक लेफ्ट, एक था कैपिटलिस्ट विंग था, एक था रशियन ब्लॉक था, ठीक है। अच्छा आपका ख्याल ये है कि अब ये अच्छा सुप्रीम, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, सर्द जंग का ज़माना था, वो सर्द जंग का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट आज भी वैलिड है। देखिए वैलिड है, ये वापस उसको नहीं, इन्होंने चैलेंज किया, रिविजिट नहीं किया। मेरी गुजारिश सुन लेना, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट डिसीजन है ना, 6 जजेस का मुत्तफिका फैसला, जस्टिस महमूदुर रहमान, और पिटीशन किसने फाइल की? जो 1973 के आइन का खालिक है, अब जुल्फकार अली भुट्टो। तो भाई भुट्टो साहब के साथ आपने क्या किया, बताएं ना, भुट्टो साहब के साथ क्या किया? मैं तो फिर शामिल नहीं हूं। तो भुट्टो साहब को भी फांसी होगी, नवाब अकबर बुख्ती जो है वो भी मारे गए। तो इस चीज को छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सियासी जमातें, अब आपकी इजाजत से भट्टी साहब 1 मिनट, आपकी तकरीर मैंने बहुत सुनी है। खुदा ना खास्ता किसी, भट्टी साहब 1 मिनट, एक सेकंड, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, किसी एक सियासी जमात, किसी एक शख्सियत को टारगेट नहीं कर रहे। जो भी एंटी पाकिस्तान है वो सहाफत में भी है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। भट्टी साहब अगर आप बहुत पीछे जाएंगे, फिर बहुत पीछे जाएंगे, तो फिर आपको जमीयत उलमा इस्लाम का भी, उलमा देवबंद का भी, फिर आप कहेंगे उन्होंने भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी। फिर आप जमात इस्लामी के अमीर मौलाना मौदूदी साहब की तरफ भी जाएंगे, उन्होंने भी, उनके एक असूल था, उनकी एक राय थी, वो दे सकते थे, दी उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी औलादों को भी, और आगे तीसरी जनरेशन जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान, ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त इंडिया के साथ दोस्ती ताल्लुक ज्यादा बनाने वाले, इंडियन हेजमनी को
पाकिस्तान के ऊपर बनाने वाले वो सब इकट्ठे हो गए। हम तो ये बात कह रहे हैं, ये डीजी नादरा का लेटर मैंने तो नहीं लिखा। तो डीजी नादरा को 3 साल क्यों वो जाली शनाख्ती कार्ड क्यों तो चले, अब अगर आज उसने बता दिया तो इससे क्या फर्क है? वही मैं बता रहा हूं, सच बात बोल दी, आज बोल दी तो अच्छा हुआ ना। डीजी नादरा को पहले बोलना चाहिए था ना। तो अच्छा, ये बात भी नहीं, मैं ये अभी भी ना बात करते। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ये तो हर जगह पे हो रहा है, ये सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं हो रहा। आपको भी पता है कराची में कैसे वोट बैंक, हर एमएनए वोट कैसे बनवाता है। इलेक्शन कमीशन में आखिरी ये सिर्फ वोट बनाने वाली बात है। आप यू आर मिक्सिंग ऑरेंज एंड एप्पल्स। एक पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, नजरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। ये मैं कह रहा हूँ आज 1975 में कहा था सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने खिलाफ आइन इकदामात को भी वो जायज करार दिया हुआ है, उनका क्या करेंगे आप बताएं? कितने फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो 1973 के आइन को पामाल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा दुरुस्त है। यही इफ्तिखार चौधरी साहब आपके गलत है ना, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि आइन में आप तरमीम कर लें, 3 साल के लिए हुकूमत भी करें, आइन में तरमीम भी कर लें। भट्टी साहब, जी भट्टी साहब आप क्या कह रहे हैं? भट्टी साहब को खांसी आ रही है। नहीं भट्टी साहब गुजारिश है, अगर किसी के बाप दादे ने कोई कत्ल किया है, अब उसकी औलाद अगर इस्लाह कर लेती है और पाकिस्तान दोस्ती और पाकिस्तान के आइन के अंदर जिंदगी गुजारती है, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये नहीं है कि दादे ने अगर पाकिस्तान दुश्मनी की और पोते को भी पाकिस्तान दुश्मनी की इजाजत दे दी जाए। आइन जिसने भी तोड़ा गलत तोड़ा, हम किसी अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी गुजारिश है साबर साहब अगर किसी की बात सुनने का हौसला कर ले, हर चीज पे कंप्रोमाइज हो सकता है। दीन में भी हर जुर्म की सजा सजाए मौत नहीं है, लेकिन कंप्रोमाइज है जो सजाए मौत है। तो पाकिस्तान दुश्मनी पे कंप्रोमाइज करने वाले पाकिस्तान दुश्मनों में उठाए जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये बात, पाइज नहीं होना चाहिए। हम ना किसी को गद्दार करार दे रहे हैं, ना किसी को ये कह रहे हैं मुहिब वतन है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जजमेंट है जो किसी ने रिविजिट नहीं किया, और उस जजमेंट के मुताबिक बहुत सारे पॉलिटिशियन जो इस वक्त भी बड़ी अहम जगहों पर हैं, वो उनके बारे में वो जजमेंट है। और मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर जो कालेदम तंजीमें हैं, अगर उनके रहनुमाओं को दूसरे नामों से इस मुल्क में काम करने की इजाजत ना देने की बात की जा रही है, तो वो सियासतदान जो कालेदम करार दे दिए जा चुके, वो किस तरह से दूसरे नामों से सियासत कर रहे हैं? सिर्फ ये एक सवाल था। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा और फिर बात करते हैं कि पंजाब में क्यों एहतसाब नहीं, हर तरफ एहतसाब हो गया, पंजाब में क्यों नहीं शुरू हुआ? वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर बात हो रही थी। मैं फिर ये वाजे कर दूं अपने एएनपी के दोस्तों के लिए कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो अभी तक वैलिड है, और बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं बहुत सारे लोगों पर कि वो मुख्तलिफ नामों से ग्रुप्स बना के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सियासतदान हैं, जिनमें नजम सेठी साहब हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो भी इसी केस में थे, और वो भी अब पीटीवी में भी हैं, और वो क्रिकेट बोर्ड में भी हैं, और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि जो एक मजबूत खारजा पॉलिसी ना होने की वजह, ये वो लोग इकट्ठे हैं साबिर साहब, और ये नहीं बनाने देंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, क्योंकि ये इंडियन हेजमनी चाहते हैं, ये इंडियन बालादस्ती चाहते हैं। सर नहीं उखाड़ने अच्छा जी, ठीक है, नहीं उखाड़ते। भट्टी साहब, आप कोई कमेंट इस पे करना चाह रहे थे, फिर हम आगे मूव करते हैं। भट्टी साहब, गुजारिश है, इधर हम लोग तीनों, अच्छा समी सब गुजारे, इधर हम तीनों किसी को मुहिब वतन या मुल्क दुश्मन होने का एनओसी देने नहीं बैठे, लेकिन इस बात पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिनको हिस्ट्री पाकिस्तान दुश्मन कहती है, वो पाकिस्तान से हमला मुखलस नहीं है, और ना ही हमारे लिए उनके लिए कोई हमदर्दी है। जो पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दीन, पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा तो रहेगा। जो एंटी पाकिस्तान है, वो किसी भी इदारे से वो बसता है, या इसको थोड़ा सा और भी वजाहत कर देते हैं कि या जो प्यार है ना कानून है, लेकिन ये धमकिए ना दे, ये गिदड़ बगिया अपने का किरदार ठीक करे। जो अपने वतन का अब नहीं हो सकता, वो अपने बाप का कैसे हो दुरुस्त है। लेकिन साबिर, ये बात भी तो है ना कि जो अब जमहूरियत के नाम पर करप्शन को बचाने की कोशिश करे, जो भी हो, हाँ, तो ये वो भी तो इंतहाई नामुनासिब बात है। तो वो तो करप्शन की लांगो साहब तो पकड़े गए हैं। आप कह रहे थे कि पंजाब में एहतसाब क्यों नहीं शुरू हो रहा? असल बात तो ये है ना, क्यों नहीं शुरू हो रहा, बता दें आप। उधर मेरा ख्याल है कि सिंध की बाउंड्री से आता है, वो पंजाब की हदूद में जब पहुंचता है ना सादकाबाद, वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है। इधर से अटक पुल पे रुका हुआ है, इसी तरीके से बलूचिस्तान और डीजी खान से आगे नहीं बढ़ रहा। अब ये चीज़ अनरेस्ट पैदा करती है, जो करने वाली बात है कि पंजाब, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोगों के
इन्वेस्टिगेट हो चुका है, फाइलें तैयार हैं। लेकिन यार मेरा आपसे एक सवाल है, पंजाब में मुझे जराए बताते हैं छोटू ने पता नहीं क्या क्या कुछ बता दिया है पंजाब में, उसमें राणा साहबान भी हैं, उसमें वो सीएम साहब का भी जिक्र करता है, लेकिन कोई कहानी जो है ना वहां से निकल के नहीं आ रही। क्या वजह है, ये क्या डर है, पंजाब में क्यों नहीं जाते? ये सारा पलंदा एक ही दिन खुलेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती जो रोकने की कोशिश की जा रही है ये ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं। और आप इंतज़ार कर लें थोड़ा सा, महीना 2 महीने, ये सारी चीज़ें आएंगी बाहर, छोटू भी बाहर आएगा। उसके बाद जो पंजाब के वज़रा के बारे में, वफाकी वज़रा जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, जो LDA सिटी में हैं, जो दूसरे रियल बिज़नेस में हैं, इन सारों की फ़ाइलें तो तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन तैयार हो चुकी है। पंजाब के वज़रा की भी, सूबाई वज़रा की भी और वफाकी वज़रा की भी, उसमें भट्टी साहब के दोस्त भी शामिल हैं। भट्टी साहब उस तरफ आते नहीं हैं, वो ANP और नैप और पता नहीं किस किस को वो लताड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो तैयार हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सिंध वाले भी ये पूछ रहे हैं, बलूचिस्तान वाले भी पूछ रहे हैं और KPK वाले भी पूछ रहे हैं कि जनाब क्या सिर्फ करप्शन जो है वो उन्हीं इलाकों में जुर्म है और बाकी इलाकों में जायज़ है? प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि टाइम खत्म हो गया है। आपका शुक्रिया साबिर शाह। भट्टी साहब जवाब दे रहे थे, साबिर साहब ने मुझे छेड़ दिया। समी साहब टाइम नहीं है, आप बोलते रह जाएंगे, ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। कल दे देना। सिर्फ एक सेकंड, मैं पंजाब में सबसे ज्यादा करप्शन के अगेंस्ट हूं। इधर ऑपरेशन ना करना, मुल्क की सलामती को खतरा करना है, ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। साबिर नाजरीन, ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।